Section 1 is about the common chapter, Section 2 is about the life insurance, Section 3 is about the health insurance. तो अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूंगा जिसमें 5 चैप्टर है, उसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन इस सेक्शन में से आते हैं। सेक्शन 2 जो कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन इस सेक्शन में से आएंगे। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से मिला के आपको लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं, और मेरे को पास होने के लिए सिर्फ 50 में से 17 सही क्वेश्चन करने हैं। तो आप और मैं आज अगले डेढ़ घंटे में पहले दो सेक्शन पूरे करेंगे, कॉमन चैप्टर एंड लाइफ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन मैं नहीं करवाऊंगा आपको। माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि ये पहले दो सेक्शंस भी आप अगर अच्छी तरह कर जाते हैं तो आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है। तो अगर हम 40 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं और 10 क्वेश्चन में बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में अगर आंसर दे के आ जाता हूँ, यू विल 100% पास। ओके, सो कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़े? ओके, so we will start with the first chapter. The first chapter is all about the इंट्रोडक्शन टू लाइफ इंश्योरेंस। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूंगा कि वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न कमर्शियल इंश्योरेंस इज प्रैक्टिस टुडे ट्रेस टू लॉयड्स कॉफी हाउस इन लंदन। तो आपको क्वेश्चन वहाँ पे ये आएगा कि इंश्योरेंस का बिजनेस कंट्री से स्टार्ट हुआ था, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम ए सिटी कॉल्ड लंदन। तो वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था, तो ये लंदन से स्टार्ट हुआ था, तो लंदन मीन द आंसर विल बी यूके। फिर आपको वहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि ये कौन से कॉफी हाउस से स्टार्ट हुआ था, स्टारबक्स, कैफे कॉफी डे, बरिस्टा, ये लॉयड्स कॉफी हाउस। तो आंसर इज द लॉयड कॉफी हाउस। देन द क्वेश्चन कैन कम टू यू लाइक कि ये कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कमर्शियल इंश्योरेंस से कि लाइफ इंश्योरेंस से? तो इट स्टार्टेड विद द कमर्शियल इंश्योरेंस ऑफ मरीन, मोटर व्हीकल, हाउस, स्टॉक, बिल्डिंग मटेरियल, किसी लाइफ से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये मरीन इंश्योरेंस से स्टार्ट हुआ था। सो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज द वॉज ओरिएंटल। फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ट्रिटॉन। पहली भारतीय कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। द ओल्डेस्ट कंपनी इन इंडिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। आपको एक क्वेश्चन आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में, जो सबसे ज्यादा आता है, फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द आंसर इज ट्रिटॉन। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द आंसर इज ओरिएंटल लाइफ। तो हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले भी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस हो रहा था। आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट ने जो छोटी छोटी डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में कंपनीज चल रही थी उसको नेशनलाइज किया। और आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द डेट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? द डेट इज 1 सितंबर 1956। और कौन सी कंपनी फॉर्म हुई थी? LIC। तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनी हिंदुस्तान में चल रही थी, इन सबको नेशनलाइज करके एक कंपनी बनाया गया, और उस एक कंपनी को नाम दिया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस टाइम करंटली हिंदुस्तान में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसमें से एक पब्लिक सेक्टर की है और 23 प्राइवेट सेक्टर की है। नाउ इफ आई हैव टू डिफाइन हाउ द लाइफ इंश्योरेंस वर्क, तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। लाइफ इंश्योरेंस में हमारे मेरे पास हम आपके और मेरे जैसे हजार लोगों ने मिलके आपके और मेरे जैसे हजार लोगों ने मिलके 100-100 रुपए इकट्ठे किए, और ये 100-100 रुपए इकट्ठे करके टोटल बन गया 1 लाख रुपया। डेटा के हिसाब से देखा गया कि इन हजार में से किन्हीं भी दो व्यक्तियों की डेथ होगी। अब ये डेथ किसी होगी ये किसी को भी नहीं पता, पर जिसकी भी डेथ होगी उसके परिवार के ऊपर 50,000 रुपए का नुकसान होता है। तो हमने क्या किया, सब लोगों ने हजार हजार लोगों ने 100-100 रुपए इकट्ठे किए कि जो भी दो अनफॉर्चुनेट परिवार होंगे, जो कि जिनको की सेम रिस्क में एक्सपोज है, पर इस बार डेथ उनके परिवार में हो जाएगी, तो उनके परिवार को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? कृतिका जी, शालिनी, आकाश, संजीव जी? नो सर। नो ओके। डाउट सर। ओके, सो इंश्योरेंस में हमने क्या किया, हमने हजार लोगों ने मिलकर 100-100 रुपए इकट्ठे किए। 100-100 रुपए इकट्ठे करके हमने टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। डेटा के हिसाब से हजार में से किन्हीं दो परिवारों में व्यक्तियों की डेथ होगी, और जिनकी डेथ होगी उनके परिवार को 50,000 रुपए के नुकसान फैमिली बर्डन पड़ता है।
तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना 100 रुपये दे के रिस्क फाइनेंस या रिस्क ट्रांसफर कर दिया एक बीमा कंपनी को कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को 50,000 रुपये देते हैं। तो मैं आपको आंसर इंश्योरेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस बाय विच लॉसेज ऑफ फ्यू who are the unfortunate to suffer a loss are shared among those who are similar exposed to the similar kind of event. रिस्क बाकी 998 लोगों को भी वैसे ही था 998 को, बट उन 998 की डेथ नहीं हुई, डेथ सिर्फ 2 की हुई है। वो जो 2 अनफॉर्चुनेट है जिन्होंने लॉस सफर किया है, तो उनके परिवार को वो पैसा दिया जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग ऑफ रिस्क। सबने अपने अपने हिस्से के 100-100 रुपये इकट्ठे किए, और 100-100 रुपये इकट्ठे करने के बाद हमने रिस्क पूल बना लिया, और पूल में से जिसके परिवार में डेथ होती है हम उसको दे देते हैं। रिमेंबर, लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। इसके बाद आपको वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपको क्वेश्चन आएगा रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर, कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वहां पे आपको सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि इन चारों में से इंश्योरेंस की टेक्निक कौन सी है। तो रिस्क, मैं आपको आपके मोबाइल के किसी एग्जांपल देखिए, चारों टेक्निक समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, रिस्क अवॉइडेंस, हमने मोबाइल खरीदा ही नहीं, ना होगा मोबाइल ना होगी चोरी, तो हमने रिस्क अवॉइड किया, हमने मोबाइल खरीदा ही नहीं। अगर मोबाइल खरीद लेंगे तो चोरी हो जाएगा, हमने मोबाइल ही नहीं खरीदा, हमने रिस्क ही अवॉइड किया। होम होम इंश्योरेंस करानी है, होम इंश्योरेंस कराने के लिए हमने घर ही नहीं खरीदा, ना होगा घर ना होगी घर की इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस, हमने मोटर व्हीकल ही नहीं खरीदा, ना मोटर व्हीकल होगा ना उसकी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट टॉक अबाउट द रिस्क रिटेंशन। नाउ टेल मी वन थिंग, आप सबके लोगों के पास मोबाइल है, आप में से कितने लोगों ने अपने मोबाइल के इंश्योरेंस करवाए हैं? कृतिका जी, शालू जी, आपने क्या अपने मोबाइल का इंश्योरेंस करवाया है? सर मैंने नहीं करवाया। बिल्कुल। एंड बिलीव मी, 99% लोग नहीं कराते। तो आप ये मान के चलते हैं कि अगर ये मोबाइल चोरी हो गया तो जितने का मोबाइल है, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए का, तो इतने का मैं नुकसान सह लूंगी। तो बियरिंग द रिस्क एंड इट इफेक्ट बाय वन सेल्फ, दिस इज नोन एज सेल्फ इंश्योरेंस। आप जितने की आपकी चीज है, आपका मोबाइल है, इतने का आप नुकसान उठाने को तैयार हो, इसको आप सेल्फ इंश्योरेंस कहा जाता है। न थर्ड इज द रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल, इसमें आपने सारे स्टेप्स लिए सो दैट कि आपके मोबाइल की चोरी ना हो। आपने उसमें ईएमआई नंबर नोट कर रखा है, उसमें आपने सेंसर लगा रखा है, उसको आप बड़े ध्यान से रखते हो, एजुकेट हो, कहीं पे भी भीड़ भड़ाके लिए गए उसको संभाल के रखते हो। सो यू इंश्योर कि आपके मोबाइल कंट्रोल में रहे और आप रिस्क रिड्यूस करके चलते हो। नाउ लास्ट इज ऑल्सो नोन एज रिस्क फाइनेंसिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिस्क ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंश्योरेंस। मैंने 100 रुपये दे के अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया बीमा कंपनी को कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को पैसे दे देना। या मैंने 100 रुपये में अपना 50,000 रुपये का रिस्क फाइनेंस करा लिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कि अगर क्लाइंट को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को ये पैसे दे दीजिएगा। तो दिस इज नोन एज रिस्क फाइनेंसिंग। तो आपको वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंश्योरेंस कौन सी टेक्निक है, रिस्क फाइनेंसिंग, रिस्क रिडक्शन, रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क रिटेंशन। So the answer is risk transfer या risk finance. So what is the role insurance playing in a society? If I talk about society में insurance क्या role play कर रहा है? सोसाइटी में अगर हम बात करें, हमारी कंट्रीज में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है इंश्योरेंस। एट द सेम टाइम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बनाए, जो इंश्योरेंस की कंपनी हर साल 2 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। ये 2 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास जाता है और ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगता है। ये गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में लगता है। और हमारी कंट्री में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग ना होने की वजह से लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर सारी हमारी कंट्री में लोग ईएसआई से कवर्ड नहीं है, तो उनके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो हु विल कम टू सपोर्ट देम?
So at that point of time, private life insurance companies plays very important role. तो लाइफ इंश्योरेंस गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करती है, बिकॉज हम एनआरआई इंश्योरेंस भी करते हैं, और जो पैसा आता है वो कंपनी के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लगता है। लोन्स को सिक्योर करने में लाइफ इंश्योरेंस बहुत हेल्प करती है। लोगों के फियर्स और एंजाइटी रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है। सोशल सिक्योरिटी और सोशल स्टैंडर्ड लोगों का मेंटेन रहे, उसमें इंश्योरेंस बहुत हेल्प करता है। So this is end of chapter number 1. Any doubt in chapter 1? Okay. No doubt, sir. Okay. Thank you, Akash ji. So if I talk about customer service, tell me one thing. ऐसा कभी हुआ ऐसा आपकी लाइफ में कि आप कभी कुछ खरीदने गए, दुकानदार ने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको चीज पसंद आ गई थी फिर भी छोड़ के आ गए? कभी हुआ ऐसा आपकी लाइफ में? संजीव जी। आप में से कभी किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आप कुछ खरीदने गए, आपको चीज पसंद आ गई थी, बट दुकानदार ने कुछ ऐसा कह दिया कि आप छोड़ के आ गए? जी सर, छोड़ के आ गए थे सर? बिल्कुल सर, उसका व्यवहार के ऊपर होता है ये सारी चीजें। क्या हो गया सर? आज इसका मूड ऑफ था, कुछ बोल दिया, तो आपको तो चीज पसंद थी, ले लेते। बस उसका व्यवहार ठीक नहीं था इसलिए नहीं लिया था। मूड सही, उसका मूड उसके पास था। तो बिलीव मी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज तक हम हमेशा कस्टमर होते थे, बट अब हम काउंटर के उस साइड हो गए और हम सेलर हैं। हमारी कोई भी की हुई बात या कुछ भी किया हुआ एक्शन या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो हमारी डील बनने वाली है वो बिगड़ जाए। तो इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस में क्वालिटी ऑफ सर्विस हम किसको कहते हैं? वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी, कि जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं यू शुड बी एबल टू परफॉर्म द प्रॉमिस सर्विस एक्यूरेटली एंड डिपेंडेबली। जो आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं कर दूंगा तो वो हो जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, अगर क्लाइंट आपको फोन कर रहा है या मैसेज डाल रहा है, एटलीस्ट आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। आप अपनी नॉलेज के बेस पे जो भी एश्योरेंस दे के आ रहे हैं, यू हैव टू फुलफिल दैट। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और हर क्लाइंट की जरूरत बराबर नहीं होती। हर क्लाइंट की जरूरत भी डिफरेंट होती है, तो क्लाइंट की जरूरत समझ के उसको प्रोडक्ट दीजिए। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी टेंजिबल। बी टेंजिबल मतलब जो हम लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचते हैं, दैट इज द मोस्ट इनटेंजिबल प्रोडक्ट। वो कभी दिखता नहीं है। हम लोगों को कागज पे लोगों की फैमिली के फ्यूचर और बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन मैरिज सेल करके आते हैं, बट वो कभी दिखते नहीं है। तो इस इन्वायरमेंट में आपसे रिक्वेस्ट ये की जाती है कि यू शुड बी टेंजिबल, सो दैट कि जब भी आपका कस्टमर आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे, आपसे देखना चाहे, तो यू शुड ट्राई टू मीट हिम एंड टॉक टू हिम, सो दैट कि उसको ये ना लगे कि मेरे जो मैनेजर है वो चले गए। And agent's role in providing the life insurance is very important at the time of sale। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्लाइंट की जरूरत समझते हुए उसको कवर देंगे, उसकी जरूरत समझते हुए आप उसको प्रीमियम देंगे। जब आपने पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि क्लाइंट प्रपोजल फॉर्म में बिल्कुल सही डिटेल्स डाले, और डालने के बाद जब आपने पॉलिसी लॉगिन कर दी, पॉलिसी लॉगिन करने के बाद जब कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, जिसको एफपीआर भी बोलते हैं, आप क्लाइंट को डिलीवर करवाएं और इंश्योर करें कि क्लाइंट के घर पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिलीवर हो जाए। और अगर आप एक बार डिलीवर होने के बाद जा सकते हैं तो ग्रेट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ऑल्दो कंपनी क्लाइंट को रेगुलर मैसेजेस भेजती है, मेल भेजती है, फोन करती है, बट एक फोन आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये सर या मैम, आपका प्रीमियम ड्यू होने वाला है। आप खुद से ईसीएस से पे कर देंगे, ब्रांच जाके पे कर देंगे, मैं किसी को कलेक्ट करने के लिए बुला लूं या मैं खुद आ जाऊं? तो आप क्लाइंट को 3-4 ऑप्शन दे दीजिए, वो जैसे कहता है। अगर वो कहता है नहीं सर मैं खुद से ब्रांच में पे कर दूंगा जाके, तो आप इंश्योर कीजिए कि वो ब्रांच जाके पे कर दे। और अगर वो कहता है कि किसी को भिजवा दीजिए, तो आप ब्रांच में या अपने मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके किसी को भिजवा दीजिए, सो दैट कि वो प्रीमियम कलेक्ट कर ले। क्लेम सेटलमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो आपको वहां पे एक ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एजेंट एंड्स एट व्हाट टाइम? एट द टाइम पॉलिसी इज सेल,
जब उसका चेक क्लियर हो गया तब, जब पॉलिसी इश्यू हो गई तब, या जब क्लेम सेटल हो गया तब। वहां पे आपको एक क्वेश्चन आएगा कि एज ए एडवाइजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब खत्म होती है? जब आपने पॉलिसी सेल कर दी तब, जब उसका चेक इश्यू हो गया, जब पॉलिसी डिलीवर हो गई, या पॉलिसी इश्यू हो गई, या फिर उसको क्लेम सेटल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा द क्लेम सेटलमेंट। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म होती है जब उसका क्लेम सेटल हो जाता है। और अगर कई बार क्लेम सेटल करने में कोई ग्रीवेंस आती है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप कस्टमर की हेल्प करेंगे वो ग्रीवेंस रिजॉल्व करने में। So this is end of, then there's the communication process. There is a oral, written, non-verbal, verbal languages. Uh, uh, as you know, in the professional, making a great first impression, always be on time, present yourself appropriately, dress up nicely, being open, confident and positive, और बहुत कॉन्फिडेंस से बात करनी है और एकदम सही बात करनी है। और एट द सेम टाइम जब हम बात करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट को बहुत एक्टिवली और पेशेंटली और एम्पैथेटिकली सुनना भी है कि वो क्या कह रहा है और उसका क्या प्रॉब्लम है उसको। तो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ओके। नो तो सर। दिस चैप्टर इज बिट टेक्निकल और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब जैसे इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ तो इंश्योरेंस से लेके क्लेम से लेके ग्रीवेंस आने शुरू हो गए। तो IRDA का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले वहां पे आएगा। IRD का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब स्टार्ट हुआ था? सन 2002 से। ये सेटअप कब हुआ था? इसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल 1999 में दे दिया था, बट इसको स्टार्ट होते होते 2 साल लग गए थे। तो IRDA ने एक विभाग बनाया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको IGMS का फुल फॉर्म जरूर आएगा वहां पे। ये IGMS का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम था सो दैट कि वो लोगों के इंश्योरेंस के रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर पाए। बट इसके अलावा क्लाइंट के पास एक और रूट है, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अगर किसी क्लाइंट को किसी भी तरह की पॉलिसी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल में है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंज्यूमर केस जाके फाइल कर सकता है, बट इसकी एक लिमिट है, दैट इज क्लेम अप टू 20 लाख रुपीज। अगर मेरे क्लाइंट का क्लेम 20 लाख तक है तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाऊंगा। बट अगर वो 20 लाख से ऊपर है पर 1 करोड़ से नीचे है, तो मेरे को स्टेट लेवल में जाना पड़ेगा। तो आपको वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका क्लाइंट है आकाश और उसका क्लेम है 30 लाख का, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा या स्टेट लेवल में जाएगा? Similarly, all the cases where the grievance is higher than 1 CR और 100 लाख, वो सीधा और सीधा नेशनल लेवल पे जाते हैं। तो वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका क्लाइंट है रवि और रवि का क्लेम अमाउंट है 35 लाख रुपीज। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा, स्टेट लेवल में जाएगा कि नेशनल लेवल पे जाएगा? तो कहाँ जाएगा कृतिका जी वो? 35 लाख वाला कहाँ पे जाएगा? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट की नेशनल? 35 लाख स्टेट स्टेट कमिश्नर। स्टेट में। स्टेट में जाएगा। आपको वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के चार्जेस है? तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के कोई चार्जेस नहीं होते। बट अब कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है ना, हर तरह का केस आता है। ब्रेड में प्रॉब्लम है, बटर में प्रॉब्लम है, जैम में प्रॉब्लम है, माइक्रोवेव में प्रॉब्लम है, वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम है, टीवी में प्रॉब्लम है, दही लाए थे दही में प्रॉब्लम है, वेट कुछ गल निकला है, हर चीज की प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। बट उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस के केसेस बहुत डिले हो रहे थे। तो इंश्योरेंस ने IRDA ने एक और चीज बनाई जिसको कहा जाता है बीमा लोकपाल, जिसको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन भी कहते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन सिर्फ इंश्योरेंस के क्लेम रिजॉल्व करता है। जितने भी इंश्योरेंस के क्लेम्स है सिर्फ वो रिजॉल्व करता है। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का प्रोसेस समझ देते हैं, ये आपको प्रोसेस आ जाएगा। इसके प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्लेम 1 साल के अंदर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी पॉलिसी चलते 4 साल हो गए अब आप क्लेम कर रहे हैं।
आपको क्लेम 1 साल में करना है, कंप्लेंट आपको 1 साल में करनी है, और जब भी आप कंप्लेंट करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिकमेंडेशन आ जाएंगी बेसिस योर कंप्लेंट फ्रॉम द IRDA। IRDA अपना उसके ऊपर जवाब 1 महीने के अंदर अंदर दे देता है। अगर वो आपको जवाब पसंद है या नहीं है, जो भी है, आपको राइटिंग में IRDA को लिख के देना पड़ेगा। अगर आपको जवाब पसंद है, कॉपी ऑफ एक्सेप्ट आप लिख के उसको दीजिए, और 15 दिन के अंदर अंदर, और ये 15 दिन के बाद अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो अवार्ड आपने एक्सेप्ट कर लिया था इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो पहले तो 1 साल में कंप्लेंट करनी है, उसके बाद जब भी आप कंप्लेंट करेंगे उसके 1 महीने में रिकमेंडेशन आ जाएगी। रिकमेंडेशन आने के बाद आप 15 दिन में एक्सेप्ट कीजिए, और 15 दिन के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको अवार्ड मिल जाएगा। बट इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो ये है, ओम्बड्समैन में सिर्फ वही क्लेम जाते हैं जिनकी लिमिट 20 लाख तक है। अगर क्लेम की लिमिट 20 लाख से ऊपर है तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में नहीं आता। यहाँ पे यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका फ्रेंड है एक रवि, उसका क्लेम अमाउंट है 35 लाख रुपीज, तो उसका केस कहाँ जाएगा? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? स्टेट में। वो स्टेट में जाएगा। आपका फ्रेंड है, उसका क्लेम अमाउंट है 20 लाख रुपीज, फॉर एग्जाम्पल उसका क्लेम अमाउंट है 19 लाख रुपीज, वो कहाँ पे जाएगा? स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में? तो आंसर इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में। तो आपको वहां पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कितने महीनों में, कितने दिनों में आपको अवार्ड मिल जाएगा, 15 डेज, 30 डेज, या 90 डेज? तो 3 महीने में आपको अवार्ड मिल जाएगा, सो दैट मीन्स 90 डेज। आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के अंडर आपको कितने साल के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? तो आपको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी है। So this is end of chapter number 3. So far any doubt? नो। नो सर। Okay, thank you. We move forward to the regulatory aspect. थोड़ा सा टेक्निकल होगा यहाँ पे। So इंश्योरेंस को इंडिया में 2 चीजें गवर्न करती है, चीज सिर्फ एक गवर्न करता है। इंश्योरेंस को इंडिया में सिर्फ IRDA हैंडल करता है। जितने भी IRDA के रेगुलेशंस है वो सारे के सारे टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर है। और इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करेगी उसकी मेजरली चीजें जो है वो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में दी गई है। जैसे इंश्योरेंस का कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन कितना होना चाहिए, एसेट कैसे होने चाहिए, वैल्यूएशन कैसी होनी चाहिए, ऑडिट कैसे होनी चाहिए, ये सब इंश्योरेंस कंपनी में दिया गया है। बट कस्टमर सर्विस कैसी होगी और सेल कैसे होगी, ये IRDA में दिया गया है। तो आपको सिर्फ जो याद रखना है तो सिर्फ 4 सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 38 और 39 रूल रिगार्डिंग ट्रांस नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट। नॉमिनेशन इज 39, असाइनमेंट इज 38। ये इंश्योरेंस एक्ट के अंडर है। एजेंट की लाइसेंसिंग और रेम्यूनरेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें वो सेक्शन 40 से 44 में लिखी हुई है। कौन एजेंट बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, कितनी कमीशन मिलेगी, कितनी कमीशन नहीं मिलेगी, रिबेटिंग करनी है, कैसे करनी है, नहीं करनी है, ये सब जो है सेक्शन 40 से 41 में 44 में लिखा गया है। और 41 सेक्शन सेज की प्रोहिबिशन ऑफ यूजिंग रिबेट और एज एन इंड्यूसमेंट फॉर एनीवन टू टेक पॉलिसी, ये इंडिया में अलाउ नहीं है। एज पर सेक्शन 41 any kind of inducement or rebating in cash or in kind is not allowed. सिर्फ आपको ये 3 सेक्शन याद रखने हैं, 40, 38, 39 असाइनमेंट नॉमिनेशन, 41 रिबेटिंग, 40 से 44 आपका लाइसेंसिंग एंड रेम्यूनरेशन। IRDA 1990 एक्ट में 1999 में बन गया था बेसिस द मल्होत्रा रिपोर्ट, और ये स्टार्ट हो गया था
2000 से 2000 से स्टार्ट हो गया था बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट। एंड बिलीव मी, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ था तो काफी सारी कंपनी ने शुरू में लाइसेंस ले लिया था। तो ऑन सैटरडे वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 21st बर्थडे। सो वी वर अमंग द वेरी टॉप प्लेयर्स जिन्होंने शुरू में ही लाइसेंस ले लिया था, टाटा AIA। तो ये कुछ नहीं आएगा, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। और वहां पे आपको जो क्वेश्चन आएंगे, कौन एजेंट बन सकता है? तो एनीवन हु इज 12th पास इन इंडिया कैन बिकम द एजेंट। और अगर कोई बहुत 10th पास है बट वो रहता उस एरिया में जहाँ की पॉपुलेशन 5000 से कम है, वो एरिया इंडिया में बहुत कम रह गया है, तो मेजरली हम 12th पास देखते हैं। कौन इंश्योरेंस नहीं ले सकता? माइनर, अनसाउंड माइंड, या कोई भी व्यक्ति जिसपे कोई क्रिमिनल केस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो। इन केस ऑफ कंपनी और ए फर्म, वो डायरेक्टर्स अपने नाम पे नहीं ले सकते। और अगर कोई आप वॉयलेट करके, अगर कोई बंदा व्यक्ति इसका कोड ले लेता है तो वो कोड जो है वो पहले दिन से वॉयलेट हो जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपसे वहां पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये पेपर देने से पहले, जो आप पेपर देने जा रहे, इससे पहले आपने कितनी देर की ऑनलाइन ट्रेनिंग करी है? तो आपके बिहाफ पे आपके मैनेजर्स ने 25 आवर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई है। आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एग्जामिनेशन, कौन सी एग्जामिनेशन बॉडी ये पेपर कंडक्ट करवा रही है? तो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पेपर करवा रहा है। वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि आप कौन सा एग्जामिनेशन बॉडी ये पेपर करवा रहा है। आंसर आएगा योर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, IRDA, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या LIC। और मेजरली लोग कहते हैं योर ओन कंपनी। तो आंसर योर ओन कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होता है। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जब आप पेपर करके बाहर आते हैं तो आपका रिजल्ट IRDA के साथ शेयर कर देता है। और IRDA अकॉर्डिंगली सारी कंपनी में रिजल्ट बता भेज देती है, और बाकी सारी कंपनीज पास और फेल के बेसिस पे लाइसेंस इशू करके देती है। तो पेपर की जो गवर्निंग बॉडी है वो III है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये मेरा लाइसेंस सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। तो क्या 3 साल बाद मुझे दोबारा पेपर देना होगा? नहीं। 3 साल बाद आपको सिर्फ दोबारा से 25 घंटे की एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी होगी। सो एजेंट कोड ऑफ कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एजेंट के डूज एंड डोंट लिखे जाते हैं। दैट एवरी इंश्योरेंस, आपको कल को आपका अगर क्लाइंट ये कहता है कि आप कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको बताना होगा। इन केस क्लाइंट डिमांड कि आप अपना लाइसेंस दिखाइए तो आपको वो भी दिखाना होगा। आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देंगे जो कंपनी की प्रोवाइडेड है। आप अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। और अगर क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि इस प्रोडक्ट में कितना कमीशन मिलेगा, तो आपको वो भी बताना होगा एज पर IRDA। आप अपनी तरफ से आपको वही प्रीमियम बताना है जो कि इंश्योर चार्ज कर रहा है, उसमें कोई डिस्काउंट या कोई प्रीमियम आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। कोई भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको अगर देनी है तो आपको कंपनी के अप्रूव ब्रोशर्स एंड वन पेजर्स ही यूज करने हैं। और आप क्या नहीं कर सकते? बिना लाइसेंस के आप इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी आप मटेरियल में कोई भी एडिशन, डिलीशन या एडिटिंग नहीं कर सकते। कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को गलत नहीं बता सकते या गलत भर नहीं सकते। और कोई भी कंपनी के दिए हुए रेट्स के अलावा आप कोई भी अलग से अपनी तरफ से कोई भी कोटेशन या रेट कि इतना प्रीमियम सर हो जाएगा, इतना मैं करवा दूंगा, तो आप ऐसे कंपनी के ब्याह पे कोट नहीं कर सकते। सो दिस इज एंड ऑफ, सो दिस इज अगेन, दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर। ये पूरी बुक पे काफी बार लिखा जाएगा। सेक्शन 41 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ रिबेट, any kind of inducement or any kind of rebating, cash or kind is not allowed. So this is end of chapter number 4. Any doubt?
नो सर। Okay, so no doubt. So let's move to the legal principles of life insurance. This is the last chapter of the first section, legal principles of life insurance. So life insurance is a contract governed by the Indian Contract Act 1978 1872. तो जो हमारा इंश्योरेंस है इसमें सारे वैलिड एलिमेंट्स है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रहती है। क्लाइंट अपना प्रपोजल फॉर्म भर के कंपनी को ऑफर करता है कि मेरी डिटेल्स के बेस पे मुझे कंपनी का मुझे प्लान एक्सेप्ट कर लीजिए, और साथ में कंसिडरेशन देता है प्रीमियम के रूप में। बोथ द पार्टीज एग्री, किसी भी पार्टी, दोनों पार्टी यानी क्लाइंट प्रोडक्ट से एग्री करता है और कंपनी से एग्री करता है, कंपनी क्लाइंट के प्रपोजल फॉर्म में दी हुई इंफॉर्मेशन से एग्री करती है। दोनों पार्टी एग्री करती है एक दूसरे की दी हुई इंफॉर्मेशन के साथ। फ्री कंसेंट है, किसी पार्टी पे भी किसी भी तरह की कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होती कि प्लान लेना ही लेना है या मैंने उसको देना ही देना है। और both the parties are matured and as legally allowed to enter, competent to enter in a contract, and the purpose of the contract is legal. We are into the business of life insurance, that is the legal business. तो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है। इसके अलावा इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस में कुछ स्पेशल फीचर्स भी है। फर्स्ट इज द उमरा फाइट्स। आपको उमरा फाइट्स वहां पे आ जाएगा कि उमरा फाइट्स का इंग्लिश मीनिंग क्या है। तो उमरा फाइट्स का इंग्लिश मीनिंग है अटमोस्ट गुड फेथ। जब हम घर की या गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या होता है कि कोई सर्वेयर आके देखता है और उसकी वैल्यू लगा लेता है, बट आप ह्यूमन लाइफ के बारे में आपको कभी नहीं पता कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है या ह्यूमन माइंड के अंदर, ह्यूमन बीइंग के माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो अटमोस्ट गुड फेथ इज रिक्वायर्ड फ्रॉम बोथ द पार्टीज। कंपनी की तरफ से अटमोस्ट गुड फेथ ये रिक्वायर्ड होता है कि जो भी आप पॉलिसी बॉन्ड में या ब्रोशर में जो भी आप कंडीशन लिख के दे रहे हैं वो ट्रू एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज होनी चाहिए और वो एकदम सही होनी चाहिए। और क्लाइंट की तरफ से ये अटमोस्ट गुड फेथ चाहिए होता है कि अगर आप प्रपोजल फॉर्म में जो भी डिटेल भर रहे हैं, प्रपोजल फॉर्म में आप जो भी डिटेल भर रहे हैं, इट शुड बी करेक्ट एंड ट्रू एंड बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। तो पहला प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ का। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट्स हैं वो आपको सारे सही बताने हैं। हाइट, वेट, एज, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंट्स की एज, आपका लाइफस्टाइल, हॉबीज, हैबिट्स, आप कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं, या सारे मटेरियल फैक्ट है आपको सारे सही बताने हैं। और अगर आप कोई मटेरियल फैक्ट जो आपको नहीं बताने हैं, वो भी मटेरियल फैक्ट है जो आपको नहीं बताने हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अगर मेजर्स इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द रिस्क, अगर क्लाइंट रोज योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, वॉक पे जाता है, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। फैक्ट विच इंश्योर डज नॉट नो हिमसेल्फ, अगर क्लाइंट को अपने बारे में कुछ ये नहीं पता कि उसको बीपी है या शुगर है, उसको खुद को भी नहीं पता, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ ऐसी बातें जो कंपनी खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करके या बात करके पता करा सकती थी, अगर वो भी आपको बताने की, डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्टली द थिंग्स विच आर मैटर ऑफ लॉ, जो लॉ है लैंड का, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी को पता होता है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई मटेरियल फैक्ट है और जो क्लाइंट छुपाता है, या तो वो फ्रॉडेंटली, वो तो नॉन डिस्क्लोजर में आ जाता है या मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाता है। अगर वो नॉन डिस्क्लोजर या मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है और ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि बहुत मटेरियल थी और उसने छुपाई है, तो वो जो इंश्योरेंस आपने पॉलिसी कराई है वो पहले दिन से वॉइड हो जाती है। नल एंड वॉइड है, मतलब उस केस में ड्यू टू कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट एंड विद द इंटेंट टू डिसीव, वो वॉइड है और उस पॉलिसी पे क्लाइंट को कभी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर केस में ब्रीच ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, नॉन डिस्क्लोजर या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है।
और सेकंड प्रिंसिपल, पहला हमने अटमोस्ट गुड फेथ किया, दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का पर्पज ये है, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द गैम्बलिंग एंड इंश्योरेंस। जब आप गैम्बल करते हो तो या तो आप जीत के उठते हो या आप हार के उठते हो, बट इंश्योरेंस का पर्पज बिल्कुल ये नहीं है कि हम आपको इससे आपका बेनिफिट हो। तो इससे पर्पज बिल्कुल ये नहीं है कि आपका बेनिफिट हो, तो इससे पर्पज सिर्फ ये है कि आप क्लाइंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, कि क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस कि आप जिस चीज का इंश्योरेंस करवा रहे हो उस सब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस का जो आपको प्रॉफिट बनाने से रोकता है? तो द आंसर विल बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का पर्पज ये है कि आपका प्रॉपर्टी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए नॉमिनी का, और दूसरी बात प्रॉपर्टी या पर्सन की इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बट इन केस ऑफ जनरल, जैसे कार की इंश्योरेंस होती है, तो इस केस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ क्लेम, दोनों समय उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कभी किसी ने सेकेंड हैंड कार खरीदी है? आप में से कभी किसी ने सेकेंड हैंड कार खरीदी है या देखा है सेकेंड हैंड की डीलिंग होती कैसे है? आकाश जी, यस में। सर डीलिंग होते हुए देखा है। अच्छा, तो डीलिंग होते हुए ये होता है कि जैसे आप कार सेल करते हैं तो उसके बाद आप आरसी ट्रांसफर करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कॉपी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हो जाते हैं, ऐसे ही होता है मैम। हाँ जी। अब मैम बताइए कि अगर आप अपने कार ट्रांसफर कर दी उस व्यक्ति के नाम, उसने आरसी ट्रांसफर भी करवा ली, बट उसने इंश्योरेंस की कॉपी जो है, इंश्योरेंस जो आपने उसको दी वो ट्रांसफर नहीं करवाई, और अनफॉर्चुनेटली उस कार पे क्लेम आ गया, चाहे 10,000 रुपए का क्लेम आ गया। अब वो क्लेम अमाउंट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा या उसको मिलेगा? इंश्योरेंस अभी आपके नाम पे है, इंश्योरेंस जिसके नाम पे होगी उसी को मिलेगा। तो बिल्कुल इंश्योरेंस जिसके नाम पे होगी उसको ही मिलेगा। वही जनरल इंश्योरेंस में कहा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते समय और क्लेम लेते समय दोनों समय होना चाहिए, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ पॉलिसी लेते समय देखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ सेक्शन 1। एनी डाउट सो फार? so far we have covered the 5 chapters, so far we have covered 12 से 15 क्वेश्चंस का पेपर। अब तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस सर, यू कैन मूव फॉरवर्ड। आकाश जी, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। नो सर। नो सर, थैंक यू। तो ओके, तो शालू प्रोती जी कोई डाउट है? ओके, तो काइंडली नो कंफर्म माय सर, स्क्रीन इज विजिबल। विजिबल तो नहीं हो रहा। विजिबल नहीं हो रहा, थैंक यू। मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। सर अब स्क्रीन विजिबल है मेरा? आ रही है तो सर, बुक आ रही है। हाँ जी। okay, so now we'll talk about the chapter number 6 that involves the human life value. So human life value, like human life की वैल्यू निकालनी एक बहुत मुश्किल है कि किसकी कितनी वैल्यू है।
सो आपको दिस कंसेप्ट वाज डिवाइस्ड बाय ए पर्सन कॉल्ड प्रोफेसर हुबेनर। 70 साल पहले आपको वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ह्यूमन लाइफ का कंसेप्ट किसने बनाया था, तो द आंसर इज प्रोफेसर हुबेनर। तो प्रोफेसर हुबेनर का सिंपल आंसर था कि आपकी कंट्री की जो भी क्या कहते हैं रिटायरमेंट एज है, उसमें से आप अपनी करंट एज माइनस कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना भी आपकी अर्निंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है, उसकी एज 40 साल है और हमारी एज कंट्री में रिटायरमेंट एज है 60 साल, और मेरा क्लाइंट आज की डेट में 10 लाख रुपए कमाता है। तो मतलब ये अगले 20 साल तक अपनी फैमिली को 10-10 लाख रुपए कमा के हर साल देगा। तो इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू आज की डेट में जो है वो 2 करोड़ रुपए है। बट हमने क्लाइंट से पूछा कि सर 10 लाख में से अपने ऊपर आप कितना खर्च करते हो, उसने बोला कि इस 10 लाख रुपए से मैं अपने ऊपर 2 लाख रुपए खर्च करता हूँ। तो मतलब वो अपनी फैमिली के ऊपर 8 लाख रुपए खर्च करता है। तो अगले 20 सालों में वो अपनी फैमिली के ऊपर 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करेगा। तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो निकल के आ गई, वो निकल के आ गई 1 करोड़ 60 लाख रुपए। क्लियर? सो व्हाट वी कवर इन लाइफ इंश्योरेंस, बेसिकली ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, वी कवर द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, अगर किसी की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, अगर कोई बहुत ज्यादा जीता है, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन केस ऑफ नॉन प्लानिंग ऑफ रिटायरमेंट। लिविंग विद द डिसेबिलिटी, अगर कोई क्लाइंट डिसेबल्ड हो जाता है तो वो कैसे रहेगा। पहले कुछ बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में, इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस इज बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, while लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। सिर्फ यही डिफरेंस है और मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कार की वैल्यू 4 लाख रुपए है, इसका आंसर आप सबने मुझे बताना है। आपकी कार की वैल्यू 4 लाख रुपए है और उसका कोई अगर क्लेम आता है 20,000 रुपए का, तो कंपनी आपको क्या देगी, 4 लाख रुपए या 20,000 रुपए? 20,000 20,000 20,000 रुपए। तो इंडेमनिटी मीन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस दैट हैज अकर्ड इज पेड एज ए कंपनसेशन अमाउंट। तो इंडेमनिटी का पर्पज ये है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट या कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्षति की पूर्ति करना। जितना भी आपका नुकसान हुआ है वो आपको कंपनसेशन के तौर पे मिल जाता है। एश्योरेंस का मतलब ये है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस में होता है, एश्योरेंस का मतलब ये है कि जो अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्ट करने से शुरू में तय कर लिया था वो आपको पूरा देना पड़ेगा। जो आपने अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट की बिगनिंग में डिसाइड कर लिया था वो आपको पूरा देना पड़ेगा। ये जनरल लाइफ के केस में होता है। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर क्लाइंट की डेथ हो गई तो उसका जितना भी आपको सम एश्योर्ड है वो पूरा देना पड़ता है। लाइफ इंश्योरेंस में हम लेवल प्रीमियम चार्ज करते हैं, यानी जो हम प्रीमियम लेते हैं वो फिक्स रहता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। जबकि जनरल के केस में प्रीमियम कम होते ज्यादा होते रहते हैं। पूलिंग ऑफ रिस्क की बात करें, ये हमने शुरू में कर लिया था। हम 1000 लोगों ने 100-100 रुपए इकट्ठे करके एक पूल बनाया जिसके अंदर हमने पैसे इकट्ठे किए। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6। एनी डाउट सो फार? इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लाइफ एंड द ह्यूमन लाइफ वैल्यू किसने बनाया था। ओके, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर नंबर 7। वी विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई विल नीड वन वॉलंटियर। सो फॉर मी, जो मेरे सामने नाम आ रहा है वो आ रहा है आकाश अरोड़ा जी का। तो आकाश जी, हम आपसे बात कर सकते हैं? आई बिलीव आकाश जी आगे पीछे होंगे। सो कृतिका जी, आर यू देयर विद अस? Yes, sir. ओके, टेल मी वन थिंग, आप कहाँ रहते हैं? Shalimar Bagh, Delhi. शालीमार बाग। अगर आपको
4 घंटे में झंडे वालन जाना है, 4 घंटे में, जल्दी नहीं पहुंचना, 4 घंटे में ही पहुंचना, तो आप कैसे जाएंगे? सर बाय कैब और मेट्रो। 4 घंटे 4 घंटे में तो नहीं, मतलब मैं लेट निकलूंगी फिर घर से। ये निकलना टाइम पे और पहुंचना भी टाइम पे, 4 ही घंटे, अब आप बदलो जैसे बदलना है, कैसे जाओगे? माइट भी साइकिल लेनी पड़ेगी, हाँ साइकिल वॉक, लेकिन बहुत दूर हो जाएगा। है ना? पर 4 घंटे में पहुंचोगे। और अगर आपको 2 घंटे में पहुंचना हो तो क्या करोगे? 2 घंटे में कैब या फिर मेट्रो, ऑटो, मेट्रो, ऑटो। और अगर आपको 1 घंटे में पहुंचना हो कैब। तो दैट मीन आपने देखा कि तीनों बार आपकी एंड यानी डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग लोकेशन सेम थी, है यस ना? सर। बट जैसे जैसे मैं ड्यूरेशन बदलता गया तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बदलता गया। यस सर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, बट हर एक की रिक्वायरमेंट सिमिलर भी है टू द एक्सटेंट, बट हर एक का स्टार्ट और एंड करने का टाइम अलग है। जब उसका स्टार्ट और एंड करने का टाइम अलग है तो उसके हिसाब से उसकी इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो पैसे लगाएगा वो बदल जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दोबारा समझाता हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस लाइफ गोल। पहले आपने अपनी उसकी लाइफ का गोल बनाया एंड ट्रांसलेटिंग दैट गोल्स इनटू द फाइनेंशियल गोल। अब आपने उसकी गोल बना दिया उसकी लाइफ का, बेटी की शादी। अब बेटी की शादी को फाइनेंशियल गोल में बताया कि अब इस शादी पे पैसे कितने लगेंगे। फिर आपने बताया कि ये पैसे अब सेव कैसे होंगे, अब आप कैसे फाइनेंस करेंगे, क्या करेंगे कि आप ये गोल अचीव कर पाए। दिस एंटायर थिंग इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड द ब्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग की इसकी ये हर व्यक्ति की अलग होती है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी, एक 25 साल के लड़के की और एक 50 साल के व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी। आज की डेट में लोगों के शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं जैसे फैमिली वेकेशन, और मीडियम टर्म गोल होते हैं कि फैमिली के साथ अब्रॉड जाना। अब्रॉड जाने में 5-7 लाख रुपए लगते हैं, तो उनकी फैमिली का मीडियम टर्म गोल है जिसमें वो 3-4 साल पहले पैसे एक्यूमुलेट करते फिर जाते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जैसे बच्चों की शादी, मैरिज करना या उनकी एजुकेशन के लिए, तो दैट, और या रिटायरमेंट प्लानिंग, दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल जिसमें से 10-15 साल लगते हैं। तो आपको पता है कि आपने 15 साल बाद आपको बच्चे की मैरिज के लिए आपको 25 लाख रुपए चाहिए। अब जो लास्ट के 5 साल में शुरू करेगा तो होपफुली वो बैंक एफडीज में पैसे नहीं रखेगा, वो ऐसी जगह लगाएगा जहां पे उसको रिटर्न ज्यादा है। वही बात होगी, मेरे को झंडे वाला नहीं जाना है, बट अगर मैं 1 घंटे में पहुंचना चाहूंगा तो मुझे कैब लेनी पड़ेगी। और अगर कोई 15 साल पहले ही अपनी बेटी की या बेटे की मैरिज की प्लानिंग शुरू कर देगा तो माइट भी वो इंश्योरेंस या और भी कोई सेफ इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू भी कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल, क्लाइंट अगर बहुत अग्रेसिव है तो वो मार्केट में पैसे लगा सकता है, अगर वो सिक्योर्ड और कंजर्वेटिव है तो वो बैंक एफडीज और इंश्योरेंस के थ्रू जाएगा। सिमिलरली वो एक्यूमुलेटिंग फेस में या कौन से फेस में ये देखना पड़ता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग वी बेसिकली टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, या पैसे कहाँ पे लगाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन आई टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट वी टॉक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। हम सिर्फ लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम रिस्क मैनेजमेंट में लाइफ, हेल्थ एंड जनरल तीनों की बात करते हैं। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो हम उसकी गोल्डन ईयर की बात करते हैं कि तब आप कैसे करेंगे। टैक्स प्लानिंग एंड एस्टेट प्लानिंग, आप ये जो सारा पैसा सेव कर रहे हैं इससे आपको टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा, और आप आपकी डेथ के बाद अपनी फैमिली के लिए आप कैसे पैसे छोड़ के जाएंगे। और अगर आपको गोल्स अचीव करते हुए अगर कहीं से कुछ फाइनेंस करवाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, तो आपको किस चीज के लिए कहाँ पे कितना लोन लेना पड़ेगा और वो आप कहाँ से ले सकते हैं, दैट इज द फाइनेंसिंग ऑफ वंस नीड। या आप अपनी जरूरत की चीज अगर आपको फाइनेंस करानी पड़ेगी तो आप वो कहाँ से ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस चैप्टर
से बेसिकली क्वेश्चन कम आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बहुत जेनरिक और कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि फादर दो देयर इज ए फादर एंड सन, क्या इन दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग सेम होगी? तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो क्या आप दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग करोगे या इकट्ठे करोगे? तो आप दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग अलग करोगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका एक क्लाइंट है 25 ईयर ओल्ड, तो उसकी इस टाइम प्रायोरिटी क्या होगी, सेविंग करना या रिटायरमेंट प्लानिंग? तो आपके हिसाब से क्या होगी? सेविंग किस पर्पस के लिए वो करेगा 25 साल का लड़का, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या एसेट क्रिएशन के लिए? एसेट क्रिएशन के लिए। और जो एसेट क्रिएशन, 50 ईयर ओल्ड व्यक्ति है वो किसके लिए करेगा, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या रिटायरिंग के एसेट लिए। क्रिएशन? तो रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट। So let's start with the first products of the life insurance company. So before starting a product, I just want to tell you, like, products are intangible. That means कि जो हम क्लाइंट को समझा के आ रहे हैं, जो हम उसको बता के आ रहे हैं, जो हम उसके लाइफ की फ्यूचर उसको बता के आते हैं, तो दे आर प्योरली एंड प्योरली दैट इज इंटेंजिबल। ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कोई माइक्रोवेव नहीं है कि आप दिन में 4 बार उसमें चीज गर्म करके देख लेंगे कि चलता नहीं चलता। ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, इसमें क्लेम आते हैं, चाहे वो मैच्योरिटी क्लेम हो चाहे वो डेथ क्लेम हो। तो मैच्योरिटी क्लेम के लिए भी वेट करना पड़ेगा, डेथ क्लेम के लिए भी वेट करना पड़ेगा। डेथ होगी तो क्लेम आएगा। सो वेरी बेसिक नेचर ऑफ द इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस का जो सिनोनिम है दैट इज द टर्म प्लान। टर्म प्लान इज बेसिकली काइंड ऑफ द इंश्योरेंस, जैसे आपकी कार की इंश्योरेंस होती है, एक बहुत लंबी अवधि की पॉलिसी होती है, बहुत लंबी ड्यूरेशन की पॉलिसी होती है। अगर उस पीरियड में अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिलता है, बट इन केस अगर क्लाइंट मैच्योरिटी तक सरवाइव कर जाता है तो क्लाइंट को मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता। इस प्लान की यूएसपी ये होती है कि ये बहुत सस्ता प्लान है, ये बहुत कम प्राइस पे एक बहुत बड़ा कवर मिल जाता है। बट इस प्लान में, बेसिक टर्म प्लान में, क्लाइंट को मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता। और इस बात का लोगों को बहुत रंज रहता है कि भाई मैच्योर क्लाइंट पॉलिसी मैच्योर होगी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टर्म प्लान के 3 वेरिएंट कंपनी ने निकाले। पहला वेरिएंट है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस को हम मॉर्टगेज इंश्योरेंस भी कहते हैं और क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये बेसिकली आपको लोन्स के साथ मिलता है। तो जैसे जैसे लोन में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है, वैसे वैसे आपका टर्म इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड कम होता जाता है। और जैसे ही अगर कभी क्लाइंट की डेथ होती है तो वो कंपनी जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया होता है, तो वही आपकी ये पॉलिसी, क्लाइंट की पॉलिसी करवाती है। वो क्लाइंट की डेथ होने के केस में इस पॉलिसी से सम एश्योर्ड लेके अपना प्रिंसिपल सेट ऑफ करके लोन क्लियर कर देती है, और वो पॉलिसी का टाइटल जो है वो नॉमिनी की इंश्योर्ड की फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कर देती है। तो इसमें जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल कम होता जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली सम एश्योर्ड भी कम होता जाएगा। इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट, जैसे जैसे क्लाइंट की एज बढ़ती जाती है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो वो चाहे तो सेम प्लान में अपना कवर भी बढ़वा सकता है। दैट इज द इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। आपने एक 25 साल के लड़के को टर्म प्लान दे दिया, वो 28 साल का हुआ, उसकी मैरिज होगी, 30 साल पे उसकी फैमिली बनी, तो उसको लगा कि मेरा और कवर होना चाहिए, तो सेम प्लान में अपना कवर बढ़वा सकता है। टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इस प्लान में सिर्फ ये है कि जितना भी, अगर टर्म प्लान और टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में सिर्फ अंतर इतना है कि टर्म प्लान में मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिल रहा था, इस टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मैच्योरिटी तक अगर क्लाइंट सरवाइव कर जाता है तो उसको उसने जितने प्रीमियम दिए वो पूरे वापस मिल जाते हैं। तो जितने भी आपने टर्म प्लान लिया है, तो जितने भी उसमें क्लाइंट ने प्रीमियम दिए है वो उसको मैच्योरिटी पे वापस दे दिए जाते हैं। Then is the whole life plan. Whole life plan is basically a coverage till the age of 100. अगर क्लाइंट को 100 की एज से पहले कुछ हो जाता है तो भी उसको पैसे मिलते हैं,
और अगर वो 100 तक सरवाइव कर जाता है तो भी उसको पैसे मिलते हैं। एंड ऑल अदर थिंग्स इन इंश्योरेंस आर नोन एज एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट में क्लाइंट को सेम लाइक होल लाइफ बोथ सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर उसकी पॉलिसी टर्म में डेथ होगी तो भी पैसे मिलेंगे, अगर वो सर्वाइव कर गया तो भी पैसे मिलेंगे। और ये होल लाइफ की नहीं होती, ये एक सर्टेन ड्यूरेशन की होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने की वो चाहता है। इसके डिफरेंट वेरिएंट है। मनी बैक प्लान इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ एंडोमेंट प्लान। अगली बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। पार एंड नॉन पार स्कीम। पार स्कीम और दो स्कीम जो कंपनीज के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती है। पार स्कीम्स आर दो स्कीम जिसमें जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करती है। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग आर दो स्कीम जो कंपनीज के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। पार्टिसिपेटिंग विद प्रॉफिट प्लान्स आर द प्लान जो कंपनी के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें कंपनी आप क्लाइंट को बोनस देती है। और जितने भी प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनमें कंपनी कोई बोनस नहीं देती है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, विच प्लान्स आर कॉल्ड द पार्टिसिपेटिंग प्लान। यानी ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बोनस कौन से प्लान में दिया जाता है, पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो व्हाट विल बी योर आंसर? Participating. Participating, because participating plans are the plans which participate in the profit of the company। और जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, बोनस सिर्फ उसी को मिलेगा। For participating plan, the bonus is like the performance of the fund and bonus becomes guarantee once announced। बोनस गारंटेड नहीं होता, बट एक बार जो बोनस आपको बता दिया गया वो मिलेगा मिलेगा, वो गारंटेड है। इन केस ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग, नो बोनस इज पेड। और ये क्लाइंट को पॉलिसी लेते समय ही बताया जाता है कि ये प्लान नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसमें आपको बोनस नहीं मिलेगा। जैसे टर्म प्लान जो होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं, और एंडोमेंट प्लान जितने भी होते हैं वो सारे पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ओके, नॉट टेल मी वन थिंग, जस्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू। इंश्योरेंस का बिजनेस कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था? यूके, यूएस, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया? एनी आइडिया इंश्योरेंस का बिजनेस कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था? के यूके। और कौन से कॉफी हाउस से? बरिस्टा, स्टारबक्स, लॉयड Lloyd की? Coffee. लॉयड। लॉर्ड। ओके, सो सिमिलरली जो मॉडर्न और नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है उन्हें हम कहते हैं यूनिट लिंक प्लान। और ये भी प्लान स्टार्ट हुए थे यूके से। इस प्लान पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बिकॉज इन प्लान्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। These plans are also known as most transparent and unbundled plan। आपको वह पूछा जाएगा कौन सा प्लान अनबंडल्ड है, यूनिट लिंक प्लान की एंडोमेंट प्लान। सो यूनिट लिंक प्लान्स आर अनबंडल्ड, दे आर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट। क्लाइंट जो प्रीमियम देता है उसका जो ब्रेकअप है एक्सपेंस, मोर्टेलिटी और इन्वेस्टमेंट, यानी अगर उसने 100 रुपए का प्रीमियम दिया, कितना पैसा एक्सपेंस में जा रहा है, कितना मोर्टेलिटी में जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, इस पूरी लास्ट रुपी तक, लास्ट पैसे तक क्लाइंट को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने जो 100 रुपए दिए उसमें से 2 रुपए एक्सपेंस में गए, 3 रुपए मोर्टेलिटी पे गए और 95 रुपीज आपके ब्याज में मार्केट में इन्वेस्ट करे गए हैं। और मार्केट में पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है? मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इंडिया के टॉप रेटेड इक्विटी फंड में,
या इंडिया में डेट फंड में पैसा लगाया जाता है, जिसमें हम कॉर्पोरेट एफडी की बात करते हैं, बैंक एफडी, कॉर्पोरेट एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, या इनके मिक्सचर में पैसा लगा सकते हैं। दैट इज द मिक्सचर ऑफ इक्विटी एंड डेट। कभी कभी कंपनी को जब लगता है कि मार्केट में थोड़े से टर्बुलेंस है, तो वो पैसा कैश में होल्ड कर लेती है ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के रूप में। बट मेजरली पैसा आपका 95% ऑफ द टाइम आपका पैसा कैश, इक्विटी, डेट या बैलेंस फंड में लगा रहेगा। अब अगली जो 4-5 बातें मैं बताने वाला हूँ, इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। हमने बोला प्रीमियम का बाइफरकेशन है ईएमआई, एक्सपेंस, मोर्टेलिटी एंड इन्वेस्टमेंट, और ये क्लाइंट को बताया जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रिस्क कस्टमर का है। कस्टमर ने जो भी पैसा दिया, कंपनी ने कस्टमर के ब्याज पे मार्केट में लगाया, उसका जो भी रिटर्न आता है, प्लस होता है या माइनस होता है, वो रिटर्न, वो रिस्क यूनिट होल्डर या कस्टमर का है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क है एक्सपेंस और मोर्टेलिटी का। ई और एम कंपनी का रिस्क है। आई जो है वो पॉलिसी होल्डर का रिस्क है। ये क्लियर है? आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि यूनिट लिंक प्लान में इन्वेस्टमेंट का रिस्क कौन बेयर करता है, एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड की पॉलिसी होल्डर? तो आंसर विल बी पॉलिसी होल्डर। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि लाइफ यूनिट लिंक प्लान में मोर्टेलिटी और एक्सपेंस का रिस्क कौन बेयर करता है, लाइफ इंश्योर्ड या इंश्योरेंस कंपनी? तो आंसर विल बी इंश्योरेंस कंपनी। इन केस ऑफ डेथ, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, फंड वैल्यू या सम एश्योर्ड, जो भी ज्यादा है वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे क्लाइंट ने मुझे 100 रुपया करके 5 साल में 500 रुपया दिया, और क्लाइंट की फंड वैल्यू बन गई 700 रुपये, और क्लाइंट का सम एश्योर्ड है 1000 रुपये, तो उसको डेथ पे क्या मिलेगा, 700 रुपये की 1000 रुपये? 1000 रुपये। बट अगर उसकी फंड वैल्यू होती 1200 रुपये, तो क्लाइंट को डेथ पे क्या मिलता, 1200 रुपये की 1000 रुपये? 1200 रुपए, whichever is higher. Whichever is higher. But remember one thing, this is only in the case of death. In case of maturity, क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ फंड वैल्यू मिलेगी। क्लाइंट को यूनिट लिंक प्लान में मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड नहीं मिलता। एनी डाउट सो फार? नो सर, बस मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, मैंने हाँ पढ़ी जी, थी मॉर्गेज रिडम्पशन प्लान हाँ पिछले चैप्टर में एक हाँ, क्वेश्चन, तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब मैंने मॉक टेस्ट किया था। ओके, मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ पूछिए। मॉर्गेज रिडेम्पशन प्लान में, यस, मॉर्गेज रिडेम्पशन जो प्लान में आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जितने भी होम लोन टेकर्स होते हैं ना, जिनको होम लोन लेते हैं, उनको ये प्लान हाँ दिया जी, जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लाइंट ने आईसीआईसी से होम लोन लिया, आईसीआईसी बैंक या आईसीआईसी जो भी इंस्टीट्यूट से उसने लोन लिया, वो उसको एक टर्म प्लान साथ में देंगे मॉर्गेज रिडम्पशन के तौर पे। वो उसके लोन के कैलकुलेशन का इनबिल्ट पार्ट है। वो क्लाइंट अगर ने जिस क्लाइंट अगर जिसने इंश्योरेंस प्लान लिया है, अगर वो पे नहीं कर पाया मॉर्गेज, तो वो जो सम है वो इंश्योरेंस अमाउंट से डिडक्ट होगा। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो उसकी प्रीमियम कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ये मॉर्गेज रिडम्पशन। गॉड फॉरबिड, अगर लोन रीपे करते हुए 10 साल बाद क्लाइंट की डेथ हो जाती है, अब क्लाइंट की तो डेथ होगी, अब आप बाकी का लोन किससे अमाउंट मांगोगे? जिसको आपने लोन दिया था वो तो रहा नहीं अब। तो कंपनी क्या करती है कि जो उसने कंपनी ने उनका जो मॉर्गेज रिडम्पशन प्लान करवाया हुआ है ना, तो जैसे जैसे प्रीमियम प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है, होम लोन में कम होता रहता है ना, वैसे वैसे वो लोन का सम एश्योर्ड भी कम होता रहता है। तो 10 साल बाद लोन बैलेंस, लोन अमाउंट और बैलेंस सम एश्योर्ड दोनों में जगह सेम होगा। तो उसकी डेथ होने पे कंपनी आईसीआईसी जो है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी से सम एश्योर्ड निकाल लेगी, लोन को सेट ऑफ और क्लियर कर देगी, और पॉलिसी जो प्रॉपर्टी है वो जो लाइफ इंश्योर्ड जिसकी डेथ हुई है उसकी फैमिली को ट्रांसफर कर देगी। ओके सर।
आपको बेसिकली क्वेश्चन ये आएगा कि क्या होम लोन बोरर्स ये कौन लेता है, तो बेसिकली ये होम लोन बोरर्स लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे जैसे आपकी ड्यूरेशन बढ़ेगी तो आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा कि घटेगा, तो आपका सम एश्योर्ड घटेगा। तो एनी क्वेश्चन सो फार, otherwise we can move ahead to the next chapter. So Shalu ji, Sanjeev ji, Akash ji, any question? No sir. Okay, thank you ma'am. नो Akash ji, Sanjeev ji, कोई question? नो सर। Thank you sir. Okay, so let's move to the application of life insurance. In this we talk about the Married Women Property Act. आज तक ये भी हमने देखा गया कि जब भी किसी परिवार में डेथ होती है तो पैसे देने को नहीं आता पर लेने सारे आ जाते हैं, और वो कई बार कई लोगों के लीगली पैसे बनते भी होते हैं, वो कोर्ट केस फाइल कर देते हैं, कोर्ट में जीत भी जाते हैं, तो जो भी इंश्योरेंस का पैसा आता है वो देनदारी भी खत्म हो जाता है। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइफ और बच्चों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेक्शन है जिसको कहा जाता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि 1874 में बना था। इसके सेक्शन 6 के अंडर अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आप मेल मेंबर अपने वाइफ, बच्चे एक या एक से ज्यादा या सबको ज्वाइंटली या इंडिविजुअली जैसे चाहे नॉमिनी बना सकता है। इस पॉलिसी के, इस एक्ट के अंडर बेनिफिट ये होता है कि अगर क्लाइंट इस एक्ट के तहत पॉलिसी ले लेता है, द पॉलिसी शैल गो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कोर्ट, क्रेडिटर्स एंड एवरीथिंग। यानी ये पॉलिसी ऐसी हो जाएगी कि इसके ऊपर कोर्ट का भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा। अगर किसी ने किसी के पैसे देने भी है और वो कोर्ट केस जीवित भी जाता है, वो सारी पॉलिसी से पैसे ले सकता है, बट अगर कोई पॉलिसी MWPA के अंडर है तो उसके उस पॉलिसी के जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम आ रहा है उससे वो पैसे नहीं ले सकता। जैसे मेल मेंबर MWPA के अंडर पॉलिसी लेता है तो सरेंडर, नॉमिनेशन और असाइनमेंट अलाउड नहीं होती। सरेंडर, नॉमिनेशन और असाइनमेंट अलाउड नहीं है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन ये आएगा कि as per which section of MWPA the person can take the policy, so that is as per section 6। आपको दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि as per section 6 वो किसको नॉमिनी बना सकता है, तो वाइफ, चिल्ड्रन, बोथ, जॉइंटली, इंडिविजुअली किसी को भी बना सकता है। ठीक है, तो आपको तीसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैंने पॉलिसी अगर MWPA में ली है तो क्या मैं नॉमिनेशन और असाइनमेंट कर सकता हूँ, तो नो, आप असाइनमेंट, नॉमिनेशन, सरेंडर कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्लान की मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट जो भी है वो आपके नॉमिनी के नाम पे ही आएगा। नेक्स्ट इज द कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस इज ए सॉर्ट ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस। जब मैंने बिजनेस इंश्योरेंस बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कंपनी के फैक्ट्री के प्रीमाइसेस या स्टॉक को इंश्योर कर दूंगा। इसका पर्पज सिर्फ ये है कि मैं आपकी कंपनी के जो की लोग हैं, जिन पे आपकी कंपनी का बहुत बड़ा स्टेक है, जैसे डायरेक्टर, पार्टनर, की सेल्स पर्सन या प्रोजेक्ट मैनेजर या पीपल विद स्पेसिफिक स्किल, हम इनको इंश्योर कर देते हैं कि गॉड फॉरबिड अगर इन्हें कुछ हो गया और इनके ना रहने से अगर कंपनी को प्रोजेक्ट में नुकसान होता है तो हम इनके प्लान में से वो नुकसान पूरा कर देंगे। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आ गया जो किसी कंपनी में सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है, तो मैंने उस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवा दिया कि सो दैट कि अगर प्रोजेक्ट पूरा करते हुए इसकी डेथ हो गई तो इसकी डेथ से जो क्लेम आएगा तो वो मैं उस कंपनी को पे कर दूंगा। Because human life is also an asset, that is the income generating asset। इस पॉलिसी का जितना भी प्रीमियम होता है वो कंपनी पे करती है और टैक्स बेनिफिट देती है, और इस
पॉलिसी में अगर डेथ पे कोई भी क्लेम आता है तो वो कंपनी के हाथ में आता है और वो टैक्सेबल होता है। सर अगर एनुअली अगर कंपनी प्रीमियम पे कर रही है तो वो हाँ इनकम नहीं जाएगी की मैन की? नहीं नहीं, कंपनी पे कर रही है ना, तो कंपनी तो अपने खर्चों में दिखा रही है। द बेसिक ओके। पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी इज द बिजनेस प्रोटेक्शन। तो आप बिजनेस बिजनेस की मैन इंश्योरेंस इज अ बिजनेस इंश्योरेंस, द पर्पज इज द बिजनेस प्रोटेक्शन। आप अपनी कंपनी के की लोगों की इंश्योरेंस कराते हो, और की मैन इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान जाता है और कोई प्लान नहीं जाता। आपको वहां क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या आप की मैन में एंडोमेंट प्लान ले सकते हो, तो आंसर इज नो। की मैन में सिर्फ टर्म प्लान जाएगा। आपको वहां पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि की मैन में प्रीमियम कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई, तो आंसर इज एम्प्लॉयर। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है क्या वो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट ले सकता है, तो हाँ वो बिल्कुल ले सकता है। सो नेक्स्ट इज द मॉर्टगेज रिडम्पशन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। इट इज अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द होम लोन बोरोवर। इसको लोन प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस भी कहा जाता है। और इसमें इंश्योरेंस कवर आपका हर साल कम होता रहता है, जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता रहता है। एनी डाउट ऑन द MWPA, कीमैन और मॉर्टगेज रिडम्पशन? इस चैप्टर में कोई डाउट है? नो सर। चालू जी, कनिका जी, संजीव, आकाश, एनी डाउट? नो सर। सर बिलीव मी, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक रुकवा के पूछ लीजिएगा, बिकॉज द अल्टीमेट पर्पज इज कि हम चारों ने पास होना ही होना है। जी। तो अब तक मैं आपको हर जगह ये बोलता आ रहा था कि एज पर सेक्शन 41 रिबेट अलाउड नहीं है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिबेट विच आर अलाउड एंड ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर हाई सम एश्योर्ड एंड फॉर द मोड ऑफ प्रीमियम। अगर कोई मेरे से ज्यादा बड़ा सम एश्योर्ड लेता है तो मैं उसको पॉलिसी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिस्काउंट देता हूं, और अगर कोई अपना प्रीमियम मोड एनुअल मोड में देता है तो भी कंपनी उसको डिस्काउंट देती है। बट जहां पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं और अगर कोई मंथली मोड में देता है तो हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। मंथली मोड और ईयरली मोड में जो प्रीमियम का अंतर है वो लगभग लगभग 8% से 16% का आता है। तो अगर मैं एनुअली 100 रुपए दे रहा हूं, तो अगर यही मैं आपको मंथली दूंगा तो लगभग लगभग मैं आपको 110 रुपए दूंगा। तो 10 रुपए का सिर्फ एक्स्ट्रा आप इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि आप मंथली मोड में दे रहे हो, या ये कह लीजिए आप मंथली मोड में देते तो 110 रुपए देते, आप ईयरली मोड में दे रहे हो तो 100 रुपए दे रहे हो। ये आप 10 रुपए कम इसलिए दे रहे हो, या रिबेट आपको 10 रुपए की इसलिए मिल गई क्योंकि आप एक बार में प्रीमियम दे रहे हो। हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जहां पे हम रिबेट देते हैं वहां पे हम एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। वी चार्ज एक्स्ट्रा फॉर हेल्थ। अच्छा, नॉट टेल मी वन थिंग, हमने शुरू में एक ग्रुप बनाया था जिसमें 1000 लोगों ने 100 रुपए दिए थे। हमने वो जब इंश्योरेंस का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें रूल यस। है ना। नॉट टेल मी वन थिंग कि आप और मैं दोनों इस ग्रुप का पार्ट है। अब हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि 4 बंदों को इस ग्रुप में एडमिट कर लो, और उन 4 में से 3 कैंसर पेशेंट और लास्ट स्टेज पे है, तो आप करोगे एंटर उन्हें? 4 में से 3 कैंसर पेशेंट और लास्ट स्टेज पे है, आप उन्हें एंटर करेंगे?
यस नो? बिलीव भी ध्यान रखिएगा, सर कंडीशन ये थी कि 1000 में से 2 बंदे मरेंगे और पैसे उनके पास जाएंगे। अब बताइए करेंगे एंटर उन्हें? नो सर। सर नहीं करेंगे ना, सिमिलरली हम भी नहीं करते। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो उससे हेल्थ एक्सरे लिया जाता है। आपका क्लाइंट है, 5'8" की हाइट है, 125 किलो वेट है। आपका क्लाइंट है, उसको ऑलरेडी बीपी है, शुगर है, सर्वाइकल है, थायराइड है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे हेल्थ एक्स्ट्रा लिया जाएगा। और कई लोग हैं जिनकी ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से उनसे एक्स्ट्रा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर इन माइंस, डिफेंस और ऐसे मर्चेंट नेवी जो जिनके प्रोफाइल में खतरा है, उनसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। क्लियर? तो व्हाट वी चार्ज द नेट प्रीमियम। कई बार जो एक्स्ट्राज है उनको हम लोडिंग कहते हैं। तो कंपनी चार्ज ग्रॉस प्रीमियम, दैट इज द नेट प्रीमियम प्लस लोडिंग। और बिलीव मी, नॉट टू वरी अबाउट द लोडिंग बिकॉज 90% केसेस में लोडिंग आती नहीं है। बट हेयर वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट बोनस। नॉट टेल मी वन थिंग, बोनस कौन सी पॉलिसी में आता है, पार्टिसिपेटिंग की नॉन पार्टिसिपेटिंग? पार्टिसिपेटिंग। क्या बोनस गारंटी है? नो। बट बोनस इज गारंटेड वंस डिक्लेयर्ड। एक बार डिक्लेयर्ड हो गया तो जो डिक्लेयर हो गया वो गारंटी है। द बोनस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर बोनस एवरी ईयर पोस्ट वैल्यूएशन। वंस इट्स गेट डिक्लेयर्ड, attached to the policy and cannot be taken away. Once it is declared, it is guaranteed. So bonus is payable when the contract becomes a claim like death or maturity पे या surrender पे दिया जाता है। तो बोनस बेसिकली जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बोनस है वो रिविजनरी बोनस है। रिविजनरी बोनस के अंदर भी 3 तरह के बोनस होते हैं। रिविजनरी बोनस मतलब जो हर साल मिलता है, जो मिलता रहता है। पहला है सिंपल रिविजनरी बोनस। आपके क्लाइंट ने 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लिया और कंपनी ने बोला 10% का बोनस है। तो पहले साल उसको बोनस मिल गया 1000 रुपये का 10%, 100 रुपये। कंपनी ने नेक्स्ट ईयर दोबारा बोला कि 10% का बोनस है, तो उसको दोबारा से 1000 रुपये का 10%, दोबारा से 100 रुपये का बोनस मिल गया। तो उसको हर साल सिंपल जितना उसका सम एश्योर्ड है उसके ऊपर उसको बोनस मिल रहा है। कंपाउंडिंग बोनस में क्या होता है, सम एश्योर्ड प्लस प्रीवियस बोनस के ऊपर बोनस। सेम एग्जांपल, कंपनी ने पहले साल 1000 रुपये का आपने सम एश्योर्ड दिया, कंपनी ने बोनस दिया 10%, तो उसको बोनस मिल गया 100 रुपये। तो कंपनी ने अगले साल दोबारा बोनस डिक्लेयर किया 10%। अब उसको 10% जो मिलेगा वो 100 रुपये, 1000 रुपये का नहीं, 1000 प्लस पिछले साल का बोनस 100 रुपये। अब उसको 10% मिलेगा 1100 रुपये का। तो बोनस में इसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। सम एश्योर्ड प्लस बोनस के ऊपर बोनस। Terminal bonus is the one form of bonus which is paid on the termination of contract. Contract get terminated in case of surrender or in case of arising of claim. या तो मैच्योरिटी क्लेम आएगा या डेथ क्लेम आएगा। तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के केस में क्लाइंट को टर्मिनल बोनस भी दिया जाता है। टर्मिनल बोनस होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो दिए जा रहे पैसे। यहाँ पे दोबारा वो बात लिखी गई है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर। तो यूनिट लिंक प्लान्स आर द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, bearing of risk. Investment risk is bear by the policy holder. Life insurance bear the mortality and expense risk. So far any doubt? This is end of chapter 11. So far we have covered the 11th chapter. Only 5 chapters are left. अभी तक कोई डाउट है? नो सर। आकाश जी, संजीव जी, कोई डाउट है? नो सर। Start with the 12th chapter of the documentation. आपको वह prospectus is a legal document used by insurance company for providing the details about the product.
आपको ये वहां पे क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रोस्पेक्टस लीगल डॉक्यूमेंट है, तो यस प्रोस्पेक्टस लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या डॉक्यूमेंट, क्या आपका प्रोस्पेक्टस IRD अप्रूव्ड होता है, तो यस प्रोस्पेक्टस भी IRD अप्रूव्ड होते हैं। कंपनी में कंपनी और आपका जो कंपनी और क्लाइंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो किस बेस पे हुआ था, कंपनी ने क्या पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट किया था? आपने क्या ऐसा भर के दिया जिसको कंपनी ने पढ़ा और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किया क्लाइंट के साथ? प्रपोजल फॉर्म। So base of the contract is the proposal form. वहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल फॉर्म और द पॉलिसी बॉन्ड और द प्रोस्पेक्टस? द आंसर इज प्रपोजल फॉर्म। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया इस बात का क्या प्रूफ है? पॉलिसी बॉन्ड। तो प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज पॉलिसी बॉन्ड या प्रीमियम रसीद। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं। एजेंट रिपोर्ट, बिलीव मी कभी भी आप एडवाइजर या एजेंट के रोल को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। दे आर द अंडर राइटिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द प्राइमरी अंडर राइटर, दे आर द फील्ड अंडर राइटर, दे प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे आर द ओनली पीपल जो कंपनी के रिस्क सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एडवाइजर और ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कंपनी की तरफ से जाके क्लाइंट से मिलके आया हो, सिर्फ एडवाइजर जाता है, कंपनी तरफ से और कोई व्यक्ति नहीं जाता कभी भी। तो एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करे कि प्रपोजर जो है, जो क्लाइंट है, वो पूरा प्रपोजल फॉर्म सही भरे, और अगर उसको लगता है कि क्लाइंट ने गलत भरा है तो वो कंपनी को इन्फॉर्म कर दे, बिकॉज एडवाइजर इज कंसीडर्ड टू बी एज आईज एंड ईयर ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के प्राइमरी अंडर राइटर और फील्ड अंडर राइटर है। इस 1000 बंदों के ग्रुप में कोई गलत बंदा ना आ जाए, ये सिर्फ एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर उसको लगता है कि एडवाइजर की इंटेंट खराब है या गलत है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दे और कंपनी को बताए। बेसिस, कई बार हम मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं हम अपने ग्रेड के हिसाब से, और मेडिकल एग्जामिनेशन कराते समय भी क्लाइंट से कंपनी का कोई व्यक्ति नहीं मिलता। क्लाइंट कंपनी के दिए हुए एक मेडिकल सेंटर पे जाता है और कंपनी की कॉस्ट पे मेडिकल्स करवाता है, और फिर कंपनी का एक डिपार्टमेंट उस पॉलिसी को अंडरराइट करता है। क्लाइंट एज ए एज प्रूफ क्या दे सकते हैं? तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ जो आजकल एक्सेप्टेबल है, स्कूल कॉलेज के रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी, पासपोर्ट, पैन, आधार, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैप्टिज्म, बाइबल, या अगर वो गवर्नमेंट या डिफेंस का एम्प्लॉय है तो उसका ID कार्ड भी चल जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड जो आज की डेट में नहीं चलते हैं, दैट इज जो पहले चलते थे बट अब नहीं चलते, जैसे जन्मपत्री, राशन कार्ड, घर के बड़ों ने लिख दिया या पंचायत से लिखवा लिया, ये अब बिल्कुल नहीं चलता। जब हमने 1999 में जब IRDA फॉर्म हुआ और 2000 में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो शुरू के इनिशियली 1-2 सालों में क्या हुआ कि बहुत सारा ब्लैक का पैसा, नॉन टैक्सेबल पैसा या लॉन्डर्ड मनी जो कि हवाले या वैसा पैसा होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में आने लग गया, सो दैट कि वो लगे कि वो लीगल पैसा है, सो दैट कि जब इसकी मैच्योरिटी निकल के आए तो वो टैक्स फ्री क्लाइंट के हाथ में आ जाए। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 2002 में प्रिवेंशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट कर दिया था, जो कि इफेक्ट में आते आते 2005 हो गए। 2005 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया था। इसके तहत ये है कि कोई भी ब्लैक का, हवाला का, किसी तरह का लॉन्डर्ड मनी या इलीगल मनी या अनअर्न्ड इनकम मनी इंश्योरेंस के लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आएगी, सो दैट कि वो लीगल लगे। तो इसके लिए हर कंपनी ने कॉम्प्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया, प्रॉपर ट्रेनिंग और इंटरनल ऑडिट होती है। और हम हमेशा कहते हैं हम अपने हर एडवाइजर और एम्प्लॉय की, या आप अपनी KYC करवा लीजिए, नो या कस्टमर।
और केवाईसी में हम सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फोटोग्राफ, एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। ये वही 4 डॉक्यूमेंट है जो आपने एडवाइजर के लिए अप्लाई करते हुए भी कंपनी में दिए। आपकी फोटोग्राफ, आपकी एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। फ्री लुक पीरियड, फ्री लुक पीरियड जो है बेसिकली इसको दूसरा नाम दिया जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड। बेसिकली दिस पीरियड इज ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम पॉलिसी ले लेते हैं और हमें बाद में कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पता लगती है जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं और हम कंपनी को प्लान वापस करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बदले में हमें कंपनी जो हमने पैसा दिया है वो पूरा वापस कर दे। तो कंपनी क्लाइंट को 15 दिन का समय देती है पॉलिसी इश्यू होने, रिसीव होने के बाद। जिस दिन उनके घर पे कोई भी पॉलिसी व्यक्ति रिसीव कर लेता है उसके बाद 15 दिन का समय देती है कि अगर आपको अभी भी पॉलिसी में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पॉलिसी वापस करके पूरा प्रीमियम वापस ले सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्री लुक पीरियड कितने दिन का होता है, 15 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, 90 दिन का। तो आंसर इज 15 डे। तो आपको दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि फ्री लुक पीरियड कब से स्टार्ट होता है, जिस दिन आप पॉलिसी लॉग इन करते हैं, जिस दिन चेक क्लियर हो जाता है, जिस दिन पॉलिसी इशू हो जाती है या जिस दिन पॉलिसी रिसीव हो जाती है। तो आपके हिसाब से कब से स्टार्ट होता है फ्री लुक पीरियड? So I will again repeat my question. पे आपको क्वेश्चन ये आया पीरियड कितने, तो पीरियड कितने दिन का होता है? 15 days। 10 15 डेज पीरियड कब से स्टार्ट होता है? जिस दिन पॉलिसी आप सबमिट करते हैं, जिस दिन उसका चेक होता है, जिस पॉलिसी इशू होती है, उसे रिसीव हो जाती है। इशू हुई जिस दिन इशू पॉलिसी रिसीव इशू होती है उसके नहीं, जिस दिन पॉलिसी रिसीव होती है। आपने पॉलिसी, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट डिफेंस में है, आपने पॉलिसी इशू किया और जब तक डिलीवर हुई तब तक उसकी पोस्ट होगी और और चले उसको पॉलिसी, तो क्या उसका पीरियड खत्म हो जाएगा? उसका पीरियड रिसीव होगी उसकी लोकेशन, और जिस दिन उसको उसकी रिसीव होगी पीरियड स्टार्ट होगा। और अगर इस पीरियड में अगर वो पॉलिसी वापस कर देता है तो कंपनी पैसे वापस कर देती है। So any doubt in this chapter? नो सर No. नो। Okay. So let's talk about some documentation, some more documentation. The first premium receipt. ये बात, इस बात का प्रूफ है कि आपकी पॉलिसी स्टार्ट हो गई है। वहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द प्रूफ दैट योर रिस्क इज कमेंस्ड और योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैज कमेंस्ड। तो फर्स्ट इज योर फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। ये आपको इसलिए भी, और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सिक्वेंट आपको हर साल मिलती रहेगी। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज योर एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सारी डिटेल्स रहती है पॉलिसी की भी, और आपने जो प्रपोजल फॉर्म भरा उसकी भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल्स में रहती है। पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में ये एक चीज और है, दैट इज अ ग्रेस पीरियड। रेगुलेटर ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि कभी हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी ये भी हो सकता है कि क्लाइंट को जब ड्यू डेट है तो उस समय उसके पास पैसे नहीं है, तो कंपनी क्लाइंट को 1 महीने का ग्रेस पीरियड देती है कि आप 1 महीने में पैसे दे दीजिए। तो और अगर इस 1 महीने में क्लाइंट की डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको पूरा डेथ बेनिफिट देती है और उस साल का प्रीमियम डिडक्ट कर लेती है, इस उम्मीद में कि अगर क्लाइंट जिंदा रहता तो वो प्रीमियम पे करता और पॉलिसी कंटिन्यू करता। तो कंपनी अगर ग्रेस पीरियड में क्लाइंट की बिना प्रीमियम पे किए डेथ हो जाती है तो कंपनी उसको डेथ बेनिफिट देती है बट प्रीमियम डिडक्ट करके देती है। और अगर ग्रेस पीरियड के एंड तक अगर क्लाइंट प्रीमियम पे नहीं करता तो उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। दैट मीन्स कि उसके सारे बेनिफिट जो है
वो प्रोपोर्शनेटली कम कर दिए जाते हैं, और अगर उसका रिस्क कवर भी कम हो जाता है और उसकी पॉलिसी वहां पे रोक दी जाती है, और क्लाइंट को ऑप्शन दी जाती है कि आप अपनी पॉलिसी रिवाइव करवा लीजिए। तो ऑर्डिनरी रिवाइवल भी वो वाले केसेस है जहाँ पे क्लाइंट 3 साल से ज्यादा प्रीमियम दे चुका है, तो क्लाइंट को सिर्फ एक डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ देनी होती है और साथ में सारे बैलेंस के प्रीमियम पे करने होते हैं, और उसकी पॉलिसी इनिशिएट हो जाती है। स्पेशल रिवाइवल वो केसेस है जहाँ पे क्लाइंट ने सिर्फ 1 या 2 साल दे के प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है, 3 साल का प्रीमियम पे नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हम क्लाइंट से स्टेटमेंट ऑफ गुड हेल्थ लेते हैं और बैलेंस के सारे प्रीमियम लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है लोन कम रिवाइवल। लोन कम रिवाइवल वो वाला ऑप्शन है जहाँ पे क्लाइंट की पॉलिसी के अगेंस्ट ही लोन दिया जाता है सो दैट कि वो प्रीमियम पे कर पाए। क्लाइंट को लोन इसलिए नहीं दे रहे कि वो अपने कामों में लगा दे या अपने बिजनेस में लगा दे, क्लाइंट को लोन इसलिए दे रहे ताकि आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे कर पाओ, और अगले महीने से या अगली बार से जब आप किस्त दोगे तो उसके साथ इस लोन की ईएमआई भी दोगे। ये जो आपने लोन लिया है जिससे आपने किस्त पे करी है, इसकी ईएमआई भी दोगे। बट क्या पॉलिसी में लोन मिलते हैं? यस, पॉलिसी में लोन मिलते हैं। 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू क्लाइंट को लोन मिलता है। सरेंडर वैल्यू कितने साल बाद आ जाती है? सरेंडर वैल्यू हर पॉलिसी में 2 साल बाद आ जाती है। 2 साल बाद पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू आ जाती है, और सरेंडर वैल्यू का 90% क्लाइंट लोन ले सकता है। किसी भी बैंक से भी ले सकता है, या अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जहां से उसने पॉलिसी ली है वो वहां से लोन ले सकता है। हमने शुरू में बात करी थी नॉमिनेशन की, दैट इज सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। आपसे पहले पूछा जाएगा कि नॉमिनेशन इज गवर्न्ड बाय विच सेक्शन? सेक्शन 38 और 39, 40 और 41? तो आंसर इज 39। क्या आप एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं? तो यस, आप एक से ज्यादा व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। क्या आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं? तो क्लाइंट जब चाहे वो अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है। तो आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा कि अपॉइंटी कब बनाया जाता है? तो when the nominee is minor, तो अपॉइंटी कब बनाया जाता है? अपॉइंटी तब बनाया जाता है जब नॉमिनी माइनर होता है, तो अपॉइंटी बनाया जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर कल ही इस व्यक्ति की डेथ हो गई तो हम बच्चे के हाथ में एज पर इंडियन गवर्नमेंट पैसा देना अलाउड नहीं है, तो आपको किसी मेजर को नॉमिनी बनाना होगा जिसके हम हाथ में पैसा पकड़ाएंगे, वो आपकी वेल बींग, बच्चे की वेल बींग के लिए पैसा पे करेगा। जब एक से ज्यादा 2-3 नॉमिनी होंगे तो हम प्रोपोर्शनेटली जो आपने परसेंटेज बताया उसमें हम डिवाइड कर देंगे। नॉमिनी इनिशिएशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे कि ये कौन से सेक्शन से है, क्या क्लाइंट एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकता है, क्या वो नॉमिनी चेंज कर सकता है, अपॉइंटी कब रिक्वायर्ड है, और अपॉइंटी कब रिक्वायर्ड है, और अगर मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने 70-30 में परसेंटेज डिसाइड करी है तो उनको क्लेम किस रेशियो में जाएगा, बराबर या जो मैंने रेशियो परसेंटेज डिसाइड करी है? तो आंसर इज जो आपने परसेंटेज डिसाइड करी है उसी में जाएगा पैसा। So if I talk about assignment, assignment is governed by the section 38। और असाइनमेंट में आपको दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कितनी तरह की असाइनमेंट होती है? 2 तरह की असाइनमेंट होती है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल असाइनमेंट। रेस्ट ये जो बहुत ज्यादा डिटेल्स है इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, सो फार एनी डाउट? कनिका जी, कृतिका जी, शालू जी, संजीव जी, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। So we are starting with the chapter, very important chapter of underwriting. The only purpose of underwriting is to prevent anti-selection, और सेम तरह के रिस्क वाले बंदे सेम कैटेगरी में डाल लें।
तो रिस्क क्लासिफिकेशन कैसे होती है? स्टैंडर्ड लाइफ, आपके और मेरे जैसे लोग जो एकदम सही है। सब स्टैंडर्ड लाइफ, जिन पे हम हेल्थ एक्स्ट्रा या ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा लगाते हैं। डिक्लाइंड केसेस, जिनका इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। आपका क्लाइंट है, ही उसको पिछले साल हार्ट अटैक हुआ है, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। आपका क्लाइंट है, उसके 3 साल पहले नर्वस स्ट्रोक हुआ है। आपका क्लाइंट है, वो उसको लीवर प्रॉब्लम है और वो लास्ट स्टेज पे है। तो ऐसे जितने भी केसेस है वो सब डिक्लाइंड केसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस इज द 2 लेवल प्रोसेस, अंडर राइटिंग एट फील्ड लेवल, अंडर राइटिंग एट अंडर राइटिंग लेवल। फील्ड लेवल का मतलब है प्राइमरी अंडर राइटिंग। प्राइमरी अंडर राइटिंग कौन करता है? एजेंट करता है, आप लोग करते हैं। बिकॉज सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो इंश्योरेंस कंपनी तरफ से मिलके आए हैं क्लाइंट से। और उसके बाद जो होती है वो डिपार्टमेंट लेवल पे होती है, क्लाइंट के प्रपोजल फॉर्म भर के। अगर हमें उसके मेडिकल्स कराने पड़े तो मेडिकल कराते हैं, उसके बेस पे हम अंडर राइटिंग करते हैं। आपको क्वेश्चंस आएंगे अंडर राइटिंग डिसीजन के ऊपर। एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट, 90% ऑफ द केसेस नॉर्मल रेट्स पे इशू होते हैं। एक्सेप्टेंस विद एन एक्स्ट्रा, जिसपे हम हेल्थ एक्स्ट्रा या ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा लगाते हैं, जिसपे हम क्लाइंट से लोडिंग ले लेते हैं। एक्सेप्टेंस विद द लियन, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का प्रपोजल फॉर्म देखने के बाद, उसकी हेल्थ कंडीशन देखने के बाद और उसके फाइनेंसिस देखने के बाद, क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे 1 करोड़ का कवर चाहिए, बट हमने उसको बोला कि हम आपको 50 लाख का दे सकते हैं, 50 लाख से ज्यादा का कवर नहीं दे सकते। तो वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, तो हम उसकी बेनिफिट्स को कम कर देते हैं। एक्सेप्टेंस विद द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ये मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा फॉर इन केस ऑफ फीमेल। लाइक कई बार हमसे प्रेग्नेंट लेडीज हमसे केस इंश्योरेंस मांगती है, तो हम उनको कह देते हैं कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से अगर डेथ होती है तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। तो हम वहां पे वो क्लॉज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लास्ट इज द डिक्लाइंड एंड पोस्टपोन्ड। बहुत बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे बहुत डिक्लाइंड लाइफ या पोस्ट ऐसे केसेस आते हैं। तो जो काफी ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जो जिस क्लाइंट को मेरे हार्ट अटैक आया है, बाईपास पे है, स्टंट में है या नर्वस स्ट्रोक है, ऐसे केसेस को हम पोस्टपोन कर देते हैं या डिक्लाइन कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। सो एनी डाउट सो फार? सो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग भी होती है, जिसमें हम नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग में हम ये देखते हैं क्लाइंट का लाइफस्टाइल क्या है, उसकी स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल या वो कुछ और लेता है तो वो क्या लेता है। प्लस हम उसकी बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स, उसका हाइट, वेट, बीपी, उसकी ऑक्यूपेशन, वो कहाँ पे जॉब करता है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, फैमिली में कौन कौन है। तो ये सारी नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग का पार्ट बन जाता है। कितना सम इंश्योर्ड मांग रहा है, फैमिली में किस किस पे और सम इंश्योर्ड है, तो ये दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड। Okay, so now we are on the last chapter of the claim. Any doubt so far? सर एक बार कैसे क्वेश्चंस आएंगे अंडर राइटिंग में, एक बार ये बता दो। अंडरराइटिंग में आपको ये आ जाएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग? टू प्रिवेंट द एंटी सिलेक्शन और टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग बिजनेस। तो आंसर क्या होगा? तो हु इज द प्राइमरी अंडरराइटर, एम्प्लॉय या एजेंट? तो आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा, व्हाट हाउ मेनी लेवल्स ऑफ अंडरराइटिंग इज देयर, 2 और 5? तो 2 लेवल, प्राइमरी अंडरराइटिंग एंड द अंडरराइटिंग एट कंपनी लेवल। फिर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन if the policy is issued at the normal rate, it is considered to be as the issued at ordinary rate or issued with extra? ऑर्डिनरी। Ordinary। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। और ओके। मैं आपको ये बता दूं, और भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सो डू वी कंसिडर द लाइफस्टाइल ऑफ द insured at the time of taking the policy? Yes. यस। So do we consider the family history, medical history, personal characteristics of the employee of the person at the time of taking the policy? यस। Yes. So does the occupation of the person also make an impact at the time of underwriting? यस।
माइंस ऐसे एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। Okay, so last thing at last chapter, that is the claim. Any amount which is paid by the company at the happening of an event, जो हमने शुरू में एग्री किया था, is said to be claim. वो इवेंट या तो सर्वाइवर क्लेम हो सकता है या डेथ क्लेम हो सकता है। कंपनी ने यही कहा था कि अगर 20 साल बाद पैसे लेने हैं या 20 साल में डेथ होगी तो पैसे मिल जाएंगे। तो दो तरह के क्लेम होते हैं। आपसे वहां पूछा रहेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लेम्स आर देयर। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ क्लेम, सर्वाइवल एंड डेथ क्लेम। सर्वाइवल क्लेम आगे से चार तरह के होते हैं। एक तो होता है जो मैच्योरिटी पे मिलता है लास्ट में एक बार। एक होता है जो मनी बैक पॉलिसी में हर कुछ साल बाद सेम अमाउंट मिलती है। 4 साल बाद, हर मनी बैक पॉलिसी में हर 5 साल बाद या 4 साल बाद या सेम ड्यूरेशन के बाद आपको एक अमाउंट मिलता है। दैट इज नोन एज सर्वाइवल क्लेम। अगर क्लाइंट को राइडर का कोई बेनिफिट मिलता है तो उसको भी, क्रिटिकलनेस राइडर का, उसको भी हम क्लेम कहते हैं। या अगर क्लाइंट पॉलिसी सरेंडर करा के पैसे ले लेता है तो उसको भी क्लेम कहते हैं। तो सर्वाइवल क्लेम चार तरह से होते हैं, मैच्योरिटी पे, या मनी बैक में, या क्रिटिकल इलनेस पे, या सरेंडर पे। और वैसे क्लेम सिर्फ दो तरह के होते हैं, डेथ या सर्वाइवल। सो यहाँ पे आपसे सेम चीज वही दोहराई जाएगी जो शुरू में हमने करी। पार्टिसिपेटिंग प्लान में ये वाला पॉइंट नंबर 6 जरूर पढ़िएगा। पार्टिसिपेटिंग प्लान में मैच्योरिटी पे क्या मिलता है? सम एश्योर्ड प्लस बोनस। रिटर्न और प्रीमियम प्लान में मैच्योरिटी पे क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वापस मिलते हैं। यूनिट लिंक केस में क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी पे फंड वैल्यू मिलती है। और मनी बैक के केस में क्लाइंट को बीच बीच में पैसे मिल रहे होते हैं और लास्ट में सिर्फ जो बैलेंस अमाउंट रह गया वो मिलता है। क्या क्लेम रेपुडिएट होते हैं? यस, क्लेम कई बार रिजेक्ट भी होते हैं। अगर आपने अटमोस्ट गुड फेथ का ब्रीच किया और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजेंट। रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी आपका क्लाइंट का भी फॉर्म भरे तो इंश्योर कीजिएगा कि वो फॉर्म सही भरे। तो मैं एक बार पॉइंट नंबर 6 दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पार्टिसिपेटिंग प्लान में मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है। रिटर्न और प्रीमियम में सिर्फ प्रीमियम वापस होते हैं। यूनिट लिंक प्लान में मैच्योरिटी पे सिर्फ फंड वैल्यू मिलती है और मनी बैक में आपको बैलेंस अमाउंट मिलता है। सो बाय दिस वी कंप्लीट द 2 sections. Any doubt now? No, sir. Sanjeev, Shalu, Kritika, any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So best of luck here for exam. I believe आपके पास ये वाली बुक होगी। यस सर। और अगर आपके Yes, पास ये sir. बुक नहीं है तो अपने ट्रेनिंग मैनेजर को कहिएगा, वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आपका या परसों जब भी आपका पेपर है उससे पहले 2 सेक्शन अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा। पेपर में सिर्फ 50 में से 17 सही क्वेश्चन करने हैं। अब तक आपने और हमने पिछले 2 घंटे में 40 मार्क्स से पेपर की तैयारी कर ली है। सिर्फ पहले 2 सेक्शन दोबारा पढ़ के जाइएगा और तसल्ली से पेपर दीजिएगा, आप पास हो जाएंगे। ठीक है। स्टिल इन केस यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कॉल मी। आप कभी मुझे कॉल कर लीजिएगा, सो आई विल हेल्प यू आउट। ओके सर, थैंक यू। Thank you. Okay, थैंक sir. यू Thank संजीव you. जी, शालू एंड कृतिका जी। थैंक यू शिकारा Thank जी। you, sir. थैंक Thank यू। you. Thank you.